जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के मामले पर सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई और बड़े रिमार्क्स सामने आए। इसी समाअत पर आज हम बात करते हैं। और ये सब एक तो हामिद खान साहब ने भी कोई नुक्ता उठाया है सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से कि जी एक पार्टी ना बने, और उसका और फवाद चौधरी साहब ने भी आज इसी बात पर ट्वीट किया कि जी ऐसे लगता है कि जिस तरीके से ये अपोजिशन के जो हैं वो बेनिफिशरी बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार वाले। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई उससे क्या रिमार्क्स है? देखो, सुप्रीम कोर्ट में बहस बड़ी हैरानकुन चली, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। और इसके बारे में जो हम लॉ पढ़ते थे तो हमें इंटरनेशनल जूरिस्ट थे ना, पढ़ाया करते थे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा आइन बनाया है लेकिन ये इतना वेग है, मोम की नाक की तरह है, जहाँ मर्जी मोड़ लो, जहाँ मर्जी मोड़ लो। और ऐसा आइन जो है हमेशा कभी भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं लेके आता। जहाँ आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं वहाँ भी स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बदयांती हमने ये की कि जब हमने लिखा है तो उसमें कि नो लॉ शुड बी रिपग्नेंट टू इस्लाम। अब उसमें हो जाए कि एग्जिस्टिंग लॉ को तो हमने छोड़ दिया बिल्कुल ना, आइंदा से जब लॉ बनेगा तो रिपग्नेंसी ढूंढेंगे तो ये किया, तो हमने इस्लाम के साथ भी मुखलस नहीं रहे इसके अंदर। फिर हमने जब करारदाद मकासद बनाई तो हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आइन से निकाल दिया, हमने उसको प्रियम्बल में रख दिया। अब प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल दिबाचा है क्या चीज़ है, तो फिर अब ज़ियाउल ने उसको 56 वाले स्टेटस पे लेके आए, उसको लेके आए। इसी तरह ये 63 बनाया गया है, इस 63 को भी उस वक्त उन्होंने 63 था पहले, फिर 63A बनाया गया। 62 63 भी था, ये भी बुनियादी तौर पर आ तो वहीं से रहा था। उसमें सादक और अमीन के 2 लफ्ज़ ऐड कर दिए थे ज़ियाउल हक ने उसके अंदर। आज बहस इस बात पे हुई है जिसमें अटॉर्नी जनरल ने भी किया है और बाकी लोगों ने भी किया है। वोट इंडिविजुअल है, हर बंदे का हक है, लेकिन क्या ये वोट जो है जब पार्टी बन जाती है तो पार्टी के अंदर है या पार्टी के बाहर है? उसकी राय जो है वो पार्टी है। तो उसने कहा कि ज़ियाउल हक के ज़माने में आपको निज़ाम चलाने के लिए जुनैदों की पार्टी बनानी पड़ी। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी के दुनिया पूरी में होता है, पार्टी में इख्तलाफ होता है, उसको पार्टी जब बाहर आ जाती है तो पार्टी क्यों नहीं। फिर उसने कहा कि हम फिरौन नहीं बनाना चाहते, उसने कहा फिर तो लोटे भी नहीं बनाने चाहिए। असल मतलब यह है कि वो कह रहे कि कोई कहीं रुको तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मामले आपके हैं, खराबियां आपकी हैं, लूप होल्स आपने छोड़े हुए हैं। मतलब पूरे के पूरे आइन के अंदर किसी जगह यह नहीं लिखा हुआ कि फलां मौजू के ऊपर बंदा नायल होगा तो कितनी देर के लिए होगा। अब देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने नायल करार दिया किस बुनियाद के ऊपर? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि नहीं, हम 5 साल के लिए इसको कर रहे हैं। उसकी पनिशमेंट को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, जो कुछ भी है। लेकिन यहां पर आपने किसी किस्म की नायली पे, आप वो कहते हैं जी प्रेसिडेंट है कि पहले जो बंदा सीट खाली होती है उसका सीट ना हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि इतलाक जो है उसके ऊपर हमने जब आप लेके आए थे हमारे पास ये पिटीशन लेके आए थे कि नायली जो है उमर बरकली जब जहांगीर तरीन नवाज शरीफ थे, तो हमने कहा था ये आपकी अपना वो है, अपना क्या नाम है, असेंबली है, उसमें जाके पास कराओ बिल, अमेंडमेंट लेके आओ, उसके बाद बता दो कौन सा। जब देखिए उस्मान साहब, सबसे बड़ी बात है दुनिया में हर जुर्म को क्लासिफाई किया जाता है, उसकी सजा क्लासिफाई की जाती है, लेकिन एक जुर्म जो है उसकी सजा जो है वो कम से कम किसी भी पब्लिक ओहदे के लिए, किसी भी पब्लिक मकाम के लिए वो परमानेंट होती है, वो है मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पूरी दुनिया कहती है कि झूठ और धोखाधड़ी ये बुनियादी तौर पर सारी उम्र के लिए एक आदमी को उसमें आने से नाहिल करते हैं, क्योंकि ना झूठे की गवाही है, ना इस्लाम में गवाही है, यहां पर भी गवाही नहीं है, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, हामिद खान साहब सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। हामिद खान साहब, आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट पर और जो रिमार्क सामने आए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो मेन नुक्ता रहा वो आज का क्या रहा है? आज बुनियादी तौर पे तो उन्होंने जो समाअत की है वो रेफरेंस पर की है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो था पिटीशन, वो तो तकरीबन उसको तो खत्म कर दिया है, उस पर मजीद कोई कार्रवाई होने का इम्कान नहीं है। लेकिन उन्होंने चूंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसके ऊपर समाअत की है और वही समाअत कल फिर चली गई है। कल उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएगी। तो
अभी तो बहरहाल अपने अपने ऑब्जर्वेशन दी हैं, हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि फैसला। अहमद खान साहब, ये जो सवाल हमेशा से उठता चला आया है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत जगह पे बहुत ज्यादा वेग है, और सबसे ज्यादा वेग उस वक्त है कि जब डिस्क्वालिफिकेशन किसी शख्स की हो जाती है किसी बुनियाद के ऊपर, तो उसकी कोई लिमिट कोई नहीं बताई गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को लिमिट बता सकती है जब वो पार्लियामेंट को रेफर करेगी कि इसको दोबारा करें? जाहिर है ये तो पार्लियामेंट वो आइन को अमेंड करे या किसी कानून को अमेंड करे और फिर उसमें कोई लिमिट्स रखे या सजा जो भी देनी है, ये डिस्क्वालिफिकेशन जिस अरसे के लिए देनी है वो दे। पहले ही आर्टिकल 63 में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में वजाहत है कि किस सूरत में कितने अरसे की डिस्क्वालिफिकेशन होगी। जो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन का मसला आया है वो आर्टिकल 63 की डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं आया, वो क्वालिफिकेशंस के आर्टिकल 62(1)(f) की वजह से नहीं, सादिक और अमीन के हवाले से आया है कि सादिक और अमीन अगर कोई नहीं पाया जाता तो उस सूरत में लाइफ लॉन्ग उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सवाल ये कि आप लैक ऑफ क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालिफिकेशन के से इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं, और क्या लैक ऑफ क्वालिफिकेशन पर आप लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं नहीं। इस पर बाहर सूरत पिटीशंस भी पेंडिंग है और इस पर फैसला आना है, लेकिन अभी तक जो कानून है उसके मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) के ही हवाले से लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा अहमद खान साहब, एक और अहम नुक्ता जो कि कल हमने परसों पूछा भी था एक और वकील साहब से भी, कि अगर ये जो इस वक्त नोटिस दे दिए गए हैं और नोटिस जो है उनकी पीरियड एक्सपायर हो जाता है और जिस दिन वोटिंग होती है उससे पहले स्पीकर के पास पार्टी के हेड की तरफ से डिस्क्वालीफाई करने का उसको एक मिल जाता है कि आगे ट्रांसमिट कर दो इलेक्शन कमीशन को, और अगर वो वोट काउंट नहीं करता, वोट ले लेता है लेकिन काउंट नहीं करता, रूलिंग दे देता है, तो स्पीकर की रूलिंग कहां चैलेंज होगी? देखिए जी, ये तो रूलिंग तो फिर जब भी चैलेंज होगी वो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने ही होगी, क्योंकि इससे पहले एक ऑलरेडी नजीर मौजूद है। यानी जब यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आया था आर्टिकल 63 के तहत, तो उस वक्त की स्पीकर ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था, हालांकि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा हो चुकी थी। ठीक। तो उसको हमने चैलेंज किया था, उसमें इमरान खान साहब की तरफ से मैंने भी चैलेंज किया था कि स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सेकंड जज करे और ये मामला इलेक्शन कमीशन को ना भेजे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट करके यूसुफ गिलानी को डिस्क्वालीफाई करके रिमूव कर दिया था मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कॉन्सिक्वेंटली एज प्राइम मिनिस्टर। ऑलरेडी मौजूद नहीं खान साहब, जो मुजफ्फर शाह साहब वाली नजीर है सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट ना काउंट होने की, तो वो भी तो एक है। हाँ वो है, देखिए ना, बहरहाल मेरे नजदीक वो भी कमजोर है, लेकिन बहरहाल अपनी जगह है। लेकिन ये जो है स्पीकर के फैसला है क्वालिफाई करना या डिस्क्वालीफाई करना, उस पर ये काफी अहम नजीर मौजूद है यूसुफ गिलानी वाले केस में। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, बड़ी तफसील से आप आगाह कर रहे थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज पर नजर डालेंगे।